हेलो। देखिए, आपका जूरिस्प्रूडेंस चल रहा था और जूरिस्प्रूडेंस में अब आज आपका जो लास्ट स्कूल है वह पढ़ाया जाएगा। लेकिन इसके पहले कि लास्ट स्कूल पढ़ाया जाए, आपका एक बार पुनः कंसेप्ट क्लियर कराया जाएगा और आपका कंसेप्ट अच्छे से याद होना चाहिए। देखिए, आपका लगातार कंसेप्ट बताया जा रहा है और जो कंसेप्ट है वह आपको अच्छे से तैयार रखना चाहिए। सबसे प्राचीन जो है वह नेचुरल स्कूल या प्राकृतिक विचारधारा थी। 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो नेचुरल स्कूल था वह फिक्शन या कल्पना पर आधारित था और लोग भगवान द्वारा बनाए गए कानून को ज़्यादातर मान्यता देते थे। तत्पश्चात आपका इस कल्पना के अगेंस्ट में, इस कल्पना के प्रतिक्रिया स्वरूप विश्व में पैरल दो स्कूल उत्पन्न हुए। एक आपका बताया गया था ऐतिहासिक स्कूल यानी कि हिस्टोरिकल स्कूल, जो जर्मनी में उत्पन्न हुआ, और दूसरा बताया गया था एनालिटिकल स्कूल यानी कि विश्लेषणात्मक। फिर आपका 19वीं शताब्दी के लास्ट में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इन दोनों का मॉडिफाई रूप आया, इन दोनों का परिमार्जित रूप आया, मॉडिफाई। और वह परिमार्जित रूप पिछले लेक्चर में बताया गया सोशियलिस्ट थ्योरी यानी कि समाज शास्त्रीय विचारधारा, समाज शास्त्रीय विचारधारा। एक विचारधारा और बची हैं जिसे कि जो से हम कहते हैं रियलिस्ट थ्योरी या यथार्थवादी विचारधारा। तो पहले थीम बना लेना है। कई विद्वान यथार्थवादी विचारधारा या रियलिस्ट थ्योरी को अलग विचारधारा मानने से इनकार करते हैं, ये याद रखिए। लेकिन फिर भी यूपीजे में अब तक जो क्वेश्चन बना है वह केवल एक बार ही इससे बना है, और वह आपका क्वेश्चन ये बना है कि कौन सी विचारधारा न्यायाधीशों द्वारा उत्पन्न की गई हैं, जजों द्वारा की गई हैं। तो आपका जवाब रहेगा रियलिस्ट थ्योरी या यथार्थवादी। 4 के बाद हम यथार्थवादी पर कंसेप्ट बनाइए। जो ये सोशलिस्ट थ्योरी है और जो ये एनालिटिकल थ्योरी है, याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। यानी कि समाजशास्त्रीय विचारधारा और विश्लेषणात्मक विचारधारा का मिश्रण ही, मिक्स्ड ही, यानी कि आपका ये समाजशास्त्री और विश्लेषणात्मक विचारधारा का मिक्स्ड रूप आपका कह सकते हैं कि रियलिस्ट थ्योरी या यथार्थवादी विचारधारा है। यथार्थवादी विचारधारा न्यायाधीशों द्वारा उत्पन्न है और न्यायाधीश ही इसके प्रवर्तक हैं। न्यायाधीश लोग अपना विचार प्रकट करेंगे, और लेकिन इसके पहले कि रियलिस्ट थ्योरी को शुरू किया जाए, इसका थीम हमें देख लेना है और थीम के साथ भारतीय विधि में भी इसका एप्लीकेशन देख लेना है। और तब 3 या 4 विद्वान ही मुख्य रूप से पढ़ने हैं। मैं बता दूं कितने, 3 या 4। वैसे भी कभी पूछा नहीं गया, लेकिन सतर्कतावश बताना जरूरी है। देखिए थीम क्या है। यह विचारधारा यानी कि जो रियलिस्ट या यथार्थवादी विचारधारा है,
यह विचारधारा ये मानती है कि जब भी न्यायाधीश कोई जजमेंट देता है, निर्णय देता है, तो उसकी जो पर्सनल क्वालिटी है, व्यक्तिगत गुण है, उसका प्रभाव निर्णय पर पड़ता है। फिर एक बार इसको देखिए, जब भी कोई न्यायाधीश कोई जजमेंट देता है, तो उस जजमेंट का प्रभाव माने उसके व्यक्तिगत गुण का प्रभाव, उसकी पर्सनालिटी का प्रभाव या उसके पर्सनल क्वालिटी का प्रभाव उस जजमेंट पर पड़ना लाजमी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वह न्यायाधीश, ध्यान समझिएगा, अगर गरीबी से उठा है, सामान्य वे में पला है, या मेहनत करके जज का पद पाया है, तो ज़्यादातर ऐसे लोग माने जाते हैं, उदारवादी होते हैं, और ऐसे लोग लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और अच्छे अच्छे क्या देते हैं, फैसले। और जो बाप दादा की कमाई पा लिया, यानी कि बाप जज थे तो बेटवा भी जुगाड़ लगा कर क्या बन गया, जज, और किसकी कृपा से, सरकार के, तो ऐसे लोग सरकार का पक्ष ज़्यादा लोग लेंगे और लोगों के अधिकारों को प्रश्रय कम देंगे। ये आपका कौन सी स्कूल बताता है, रियलिस्ट। भारत में इसको अप्लाई किया जाए, हाँ देखिए, आपका उसकी पढ़ाई लिखाई, विचार, सोच, ये सब हैं, उस पर जरूर जजमेंट पर प्रभाव डालते हैं। भारत में हम देखें, भारत में भी ये 100% नियम लागू होता है लगभग, क्योंकि भारत में आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही देख लीजिए, कई वकील कहते हैं कि इस जज के पास हमारा मुकदमा नहीं लड़ेंगे, हम नहीं बहस करेंगे, क्योंकि ये हमारा मुकदमा खारिज कर देगा, सुनेगा नहीं। और कई लोग कहते हैं कि ये जज अच्छा है, इसके यहाँ हम क्या करेंगे, बहस करेंगे। तो जो अच्छा है, यानी कि लिबरल हैं, उदारवादी हैं, लोगों के अधिकारों की क्या करेगा, रक्षा, पक्ष में फैसला देगा और कठोर होगा, तो याचिका और पिटीशन या याचिका क्या कर देगा, खारिज। तमाम ऐसे जज हुए भारत में। दो जजों का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है, एक जस्टिस कृष्णा अय्यर और एक पीएन भगवती। दो जज ऐसे थे जो लोगों के दुख दर्द को जाने और लोगों को तमाम राइट प्रदान किए, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा पहलू आइए इस विचारधारा का। इस विचारधारा का जो सेकंड पहलू है, सेकंड वे है, वह ये है कि जब भी न्यायाधीश कोई जजमेंट देता है, फैसला देता है, तो उस फैसले का प्रभाव जब विधायिका या लेजिस्लेचर कानून बनाती है, तो उस कानून पर पड़ता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब न्यायपालिका कोई फैसला देती है, तो उस फैसले का प्रभाव कानून में दिखाई जरूर देता है। अब दो तीन उदाहरण भारत में देखने हैं, जहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया फैसला, और उस फैसले का क्या प्रभाव देखना है। विधायिका या तो उस जजमेंट को सेट एसाइड या प्रभावहीन या निरस्त करने के लिए कानून बनाती हैं या संशोधन करती हैं, या उस फैसले का सपोर्ट करने के लिए। दो काम हो सकता है, या तो जजों द्वारा दिए गए निर्णय का क्या किया जाए, सपोर्ट कानून बनाकर, या विरोध। अब आइए एक दो विरोध देखा जाए भारत में और एक दो सपोर्ट। मोहनी जैन और यूनी कृष्णन के वाद में उच्चतम न्यायालय ने ये बताया कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21 में
एक फंडामेंटल राइट है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ये बता दिया तो ऐसी दशा में राइट टू एजुकेशन के लिए भारत की संसद ने संविधान में एमेंड किया और 86 में यानी कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आर्टिकल 21A जोड़ा और 14 वर्ष से कम के बालकों का शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट बनाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और उस जजमेंट को प्रवर्तन के लिए अच्छे ढंग से लागू करने के लिए हमारे पार्लियामेंट ने क्या बनाया, कानून। ये सपोर्ट करने के लिए दूसरा देखिए सपोर्टिंग नेचर का, ट्रिपल तलाक या तलाक उल विद्दत कहा जाता है, ट्रिपल तलाक। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना और सरकार को निर्देशित किया कि वह कानून इस पर बनाए। तो सरकार ने ट्रिपल तलाक को बैन करने और देने वाले को दंडित करने के लिए कानून बना दिया। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का क्या किया गया, फॉलो। अब हम थोड़ा विरोध में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का क्या करा ये विरोध, और विरोध में कम से कम आपका 2 या 3 उदाहरण अच्छे से तैयार रखिएगा। देखिए आपका विरोध कराया जाए। आपका 1967 में आईसी गोलकनाथ के वाद में उच्चतम न्यायालय ने ये जजमेंट दिया कि संसद या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट में यानी कि मूल अधिकारों में एमेंड नहीं कर सकती, संशोधन नहीं कर सकती। इस निर्णय को प्रभावहीन करने के लिए, इस निर्णय को निरस्त करने के लिए संसद ने संविधान में संशोधन किया, 24वां 25वां इत्यादि, और इस निर्णय को क्या किया, ध्वस्त किया। तो ये जो संशोधन हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को खारिज करने के लिए। दूसरा उदाहरण देखिए, काशी राव के वाद में, फिर एक बार देखिए, काशी राव के वाद में उच्चतम न्यायालय ने ये फैसला दिया कि SC/ST एक्ट के तहत बिना प्रारंभिक सेटिफिकेशन या संतुष्टि के गिरफ्तारी नहीं होगी और अग्रिम जमानत भी मिलेगी। तत्पश्चात भारत की संसद ने SC/ST एक्ट में अमेंड किया और SC/ST एक्ट का में सेक्शन 18A जोड़ा गया। तो ये जो 18A या 18A जोड़ा गया SC/ST एक्ट के तहत, ये सपोर्ट करने के लिए नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को ध्वस्त करने के लिए। एक लास्ट उदाहरण बताया जाए तब आगे बढ़ा जाए। अगला उदाहरण आपका माने मुस्लिम महिलाओं को देख सकते हैं। आपका साहबानों के प्रकरण में, मोहम्मद अहमद वर्सेस साहबानों के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मुस्लिम तलाकशुदा महिला तलाक के बाद इद्दत की अवधि व्यतीत करने के बाद भी अपने पति से मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। तत्पश्चात भारत की संसद ने इस निर्णय को ध्वस्त करने के लिए मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम पास किया और इस निर्णय को क्या करने का प्रयास किया, ध्वस्त। यानी कि कुल मिलाकर इतना उदाहरण इसलिए बताए गए कि आपके दिमाग में ये बैठे कि जब भी कोर्ट कोई फैसला देता है, एक लाइन का मतलब कि जब भी कोर्ट फैसला देता है उसका असर कानून बनाने पर
होता है। अब आइए आगे बढ़ा जाए। एक और आपका कह सकते हैं कि देखा जाए, आपका एक दो बातें और सामान्य हैं, उसके बाद तीन चार विद्वान। सबसे बड़े जो समर्थक हैं न्यायाधीश निर्मित विधि के, वह प्रोफेसर चिपमैन ग्रे हैं। याद रखिए, इनका कोटेशन लगातार बनता रहता है। चिपमैन ग्रे। देखिए इनका कोटेशन कैसे बना है। न्यायाधीश केवल विधि की व्याख्या ही नहीं करते, बल्कि अपने निर्णयों द्वारा विधि का निर्माण भी करते हैं। यानी कि न्यायाधीश केवल लॉ को एक्सप्लेन नहीं करते, बल्कि अपने जजमेंट द्वारा नए नए लॉ को क्रिएट कर देते हैं। ये प्रोफेसर चिपमैन ग्रे का कोटेशन है। अगला देखिए इसमें। इसके बाद जो आपका होम्स महोदय आएंगे, अभी हम बताएंगे इसको, इनका भी काफ़ी अच्छा कोटेशन माना जाता है। ये कहते हैं कि जो बातें पुस्तकों में लिखी गई हैं, अभियुक्त का उससे कोई मतलब नहीं होता। जो अभियुक्त कटघरे में खड़ा है, बस वो ये जानने का प्रयास करता है कि हमारे मामले में क्या फैसला आएगा। किताबों में जो बातें लिखी गई हैं उससे उसका सरोकार नहीं होता। यानी कि इसी को कहा जाता है कि प्रिंसिपल और कंडक्ट में, यानी कि सिद्धांत और व्यवहार में अंतर होता है। तो कई लोग लॉ वाले कहते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, जीएस वाले कभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहते, ये कहते हैं कि हमें तो पॉलिटी पढ़ना है, राज्य व्यवस्था। इसमें अंतर जानिए। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब प्रिंसिपल है और पॉलिटी का मतलब कंडक्ट है। कंडक्ट मतलब व्यवहार। एक उदाहरण हम देखते हैं इस पर। जैसे कि आर्टिकल 123 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि जब संसद न चले या संसद न चल रही हो, तो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करके कानून बना सकते हैं। ये प्रिंसिपल है। और जैसे ही राष्ट्रपति ने इस सिद्धांत को व्यवहार में लाया, यानी कि जैसे ही भारत के राष्ट्रपति ने 123 के तहत अध्यादेश जारी किया, ये कंडक्ट हुआ। और पॉलिटी में यही पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? कंडक्ट। अब कंडक्ट सही है कि नहीं है? जो कंडक्ट दिखाया गया है, क्या वह कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन तो नहीं करता? इसकी जांच एडी लॉ करता है, यानी कि प्रशासनिक विधि करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो तीनों को एक साथ याद रखना इंटरव्यू के लिए बिहार जे का। प्रिंसिपल हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, कंडक्ट हो गया कौन? पॉलिटी। और कंडक्ट सही था कि नहीं, इसकी वैलिडिटी की जांच कौन करता है? एडी लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक विधि। जो बिहार में 12 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन बनता है प्री में। इस प्रकार सामान्य बातें हो गई। अब इसके प्रवर्तक जो थे वह अमेरिका के न्यायाधीश चुकी हैं यथार्थवादी विचारधारा के। तो न्यायाधीश में आपका सबसे बड़ा नाम आपका है अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्हीं का नाम आता है। और वे जो जज थे, आप याद रखिए, आपका वेंडले होम्स महोदय, यानी कि ओलिवर वेंडले होम्स। देखिए क्या कहते हैं। अमेरिका में रियलिस्ट थ्योरी के प्रणेता थे। होम्स आता है शॉर्टकट में, होम्स महोदय। और इन्होंने आपका
कुछ विचार, इन्हें फादर कहा जाता है रियलिस्ट थ्योरी का। इन्होंने कुछ विचार प्रकट किए हैं न्यायाधीशों द्वारा निर्णय पर, वही विचार महत्वपूर्ण है। देखिए ये क्या कहते हैं। होम्स का मानना है कि अधिनियमित कानून तो नैतिक सिद्धांतों या आचरणों अथवा ऐसे ही अन्य सिद्धांत के आधार पर निर्मित होते हैं, परंतु अदालत के कटघरे में खड़ा अभियुक्त इन सिद्धांतों की तनिक भी परवाह नहीं करता। वह तो यह जानने का इच्छुक रहता है कि न्यायालय उसके मामले में वास्तव में क्या निर्णय देने जा रहा है। अब सीआरपीसी में क्या लिखा है, आईपीसी में क्या है, अभियुक्त से इसका मतलब नहीं है। कटघरे में खड़ा है तो उसका दिल धड़क रहा है कि अब न्यायालय आगे क्या करेगा, बाइज्जत बरी करेगा कि सजा देगा, यही सोचता है। सीआरपीसी आईपीसी के बारे में वो नहीं सोचता। फिर आपका वेंडले होम्स बताते हैं, ये फिर बताते हैं कि जो कानून है वह राष्ट्र की बदलती हुई परिस्थितियों के साथ साथ बदलता रहता है। यानी कि कानून स्थिर नहीं रहता, कानून हमेशा परिवर्तित होता रहता है। इसीलिए लॉ के टीचर और लॉ के स्टूडेंटों को भी दिक्कत होती है कि हो सकता है कि जो आज आपने पढ़ा कल ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस सिद्धांत के विपरीत सिद्धांत दे दे, तो कल फिर कानून क्या पढ़ना पड़ेगा नया। ये संभव है और हमेशा होता भी आया है। आइए अगला विद्वान देखा जाए आपका। अगला विद्वान हम चलते हैं आपका प्रोफेसर चिपमैन ग्रे। ये न्यायाधीश निर्मित विधि का सबसे बड़े समर्थक माने जाते हैं, चिपमैन ग्रे। देखिए क्या कहते हैं। विधि का वास्तविक केंद्र न्यायालयों के न्यायाधीश हैं, यानी कि जो एक्चुअल केंद्र हैं, धुरी हैं विधि के, वो कौन है, विधायिका नहीं है, बल्कि कौन है, न्यायालयों के जज हैं। क्योंकि उनके व्यक्तित्व की छाप, यानी कि उनकी पर्सनालिटी का इफेक्ट उनके द्वारा दिए गए निर्णयों पर पड़ना अवश्यंभावी है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायाधीश विधि के असली स्रोत हैं और जो न्यायाधीश निर्णय देते हैं उन जजमेंट पर, उन निर्णयों पर उस न्यायाधीश की जो व्यक्तिगत छाप है, पर्सनालिटी है, उसका हर हाल में क्या पड़ता है, प्रभाव। और अभी हमने बताया भी कि कुछ जज होते हैं लिबरल, जहाँ की वकील भाई अपना बहस करना चाहते हैं, या कुछ खंटूस होते हैं, लगता है कि वह अधिकार अपनी जेब से निकाल कर दे रहे हैं। तो भाई ऐसी दशा में ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार के खिलाफ निर्णय देने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और न्यायपालिका पर आज भी लोग क्या करते हैं, विश्वास। और फिल्म भी बनी है, तमाम फिल्में बनी हैं, आप देख सकते हैं। आपका जाली एलएलबी भी बनी है और तमाम बनी है, जहां की अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि आज भी किसी पर लोगों का विश्वास है तो वह जुडिशरी है, भले थोड़ा भ्रष्ट हो। वो अलग बात है कि भ्रष्ट है जुडिशरी भी, लेकिन लोग आज भी क्या करते हैं, विश्वास। और ये विश्वास डूबने न पाए। जिस दिन ये विश्वास डूब जाएगा, लोकतंत्र का गला आपका दब जाएगा और डेमोक्रेसी की हत्या हो जाएगी, ये भी याद रखिए। अगला देखिए आपका, फिर ये बताते हैं चिपमैन ग्रे, देखिए कि अधिनियमित विधि को विधि का एक स्रोत है,
यानी कि जो एक्टेड लॉ है जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ये सब विधि का एक स्रोत है तथा अधिनियमित विधि के बजाय न्यायिक निर्णयों को अधिक महत्व देने की आवश्यकता है। यानी कि ये पूरी तरह से जजों द्वारा दिए गए निर्णयों का क्या करते हैं, सपोर्ट। इस प्रकार आपका कह सकते हैं कि दो विद्वान आपका बताया गया, एक चिपमैन ग्रे बताया गया और दूसरा कौन बताया गया, होम्स बताया गया। फिर आपका कार्ल लेवलिन का देखिए, कार्ल लेवलिन क्या कहते हैं, यथार्थवादी विधि का ध्येय या उद्देश्य यह है कि विधि संबंधी विचारों और कार्यों में गति उत्पन्न की जाए। यानी कि आपका विधि संबंधी जो थाट हैं और एक्ट हैं उसमें गति प्रदान की जाती है। ये किसका थीम है, किसका कथन है, कार्ल लेवलिन का। इसके बाद आपका जस्टिस कार्डोजो आते हैं। यानी कि जस्टिस कार्डोजो का भी आपको देखना है, लास्ट है ये जस्टिस कार्डोजो। जस्टिस कार्डोजो कहते हैं कि कानून वह नहीं है जो न्यायाधीश बनाते हैं, बल्कि वह है जिसे न्यायाधीश बनाएगा। बनाएगा का मतलब क्या हुआ, भविष्य में क्या देगा, जिस विषय पर निर्णय बनाएगा। इन्होंने विधि को सामाजिक कल्याण का साधन माना। इनका मानना है कि विधि आपका स्वरूप, विधि का जो रूप होना चाहिए, स्वरूप होना चाहिए, वह वेलफेयर होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए, ताकि सामाजिक अनुरूपता के उसे अनुकूल बनाया जा सके। इस प्रकार जो रियलिस्ट थ्योरी के 3 या 4 विद्वान थे इनको बताया गया और ये रियलिस्ट थ्योरी भी क्या हो गई, समाप्त। वैसे एक क्वेश्चन में पहले ही बताया बना है, लेकिन जब भी आपका क्वेश्चन बने तो सतर्क रहना, नए क्वेश्चनों पर भी बन सकता है। और पहले ही भारत में एप्लीकेशन हमने डिटेल में बता रखा है। इस प्रकार भाई आपका अगला अध्याय कल शुरू किया जाएगा, सोर्सेज ऑफ लॉ, विधि का स्रोत, जिसमें कि 3 सोर्सेज हमें बताना है। एक कस्टम से क्वेश्चन बनता है, दूसरा लेजिस्लेशन से और तीसरा आपका बनता है जुडिशियल प्रेसिडेंट या न्यायिक पूर्व निर्णय। एक एक क्वेश्चन बनते हैं तीनों पर। रू आपका सोर्सेज ऑफ लॉ, विधि आई कहाँ से, किसको हम कानून मानेंगे, तो 3 स्रोत हम बताएंगे। फिर याद रखें कौन कौन, कस्टम आपका यानी कि प्रथा, दूसरा आपका विधायन जैसे बनता है, विधान देख ही रहे हैं आपका कानून, और तीसरा न्यायालय द्वारा दिए गए पूर्ववर्ती निर्णय यानी कि जुडिशियल प्रेसिडेंट। उर्दू में इसको नज़ीर कहा जाता है, क्योंकि बिहार एक बार उर्दू में पूछा कि नज़ीर किसे कहा जाता है। तो कल आपका शुरुआत किया जाएगा सोर्सेज ऑफ लॉ, नया चैप्टर। धन्यवाद।